10 मई 2026 सुबह के ठीक 10 बजे चेन्नई का नेहरू स्टेडियम एक ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। लाखों की भीड़ और मंच पर खड़ा वो एक अकेला इंसान। साधारण सफेद कुर्ता, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में वो तूफान जो पिछले 3 दशकों से तमिलनाडु की लहरों में कहीं गहरा दबा हुआ था। जैसे ही उसने शपथ ली, स्टेडियम के बाहर खड़ी उस अपार भीड़ ने एक साथ ऐसी चीख लगाई जैसे पूरे राज्य ने दशकों बाद चैन की सांस छोड़ी हो। थलपति, थलपति, थलपति। सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री। लेकिन यहां ठहरिए, ये आदमी सिर्फ 2 साल पहले तक एक अभिनेता था। 69 फिल्में, 33 साल का करियर और करोड़ों रुपयों का साम्राज्य। उसके पास सब कुछ छोड़ने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसने सत्ता के उस पुराने किले को ढहाने का फैसला किया, जहां द्रविड़ राजनीति का पिछले 59 सालों से एक छत्र राज था। डीएमके, जो 5 साल से सत्ता में थी, सिर्फ 59 सीटों पर सिमट गई। एआईएडीएमके 47 पर रह गई और विजय की नई पार्टी टीवीके ने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास बदल दिया। 85% से ज्यादा मतदान, जो तमिलनाडु के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। लेकिन ये चमत्कार कोई इत्तेफाक नहीं था। ये कहानी उस लड़के की है जिसकी पहली फिल्म पर लोगों ने हूटिंग की थी। ये कहानी है उस अभिनेता की जिसे मैगजीन ने बदसूरत कहा था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप विजय के इस सफर से हैरान हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस कहानी के पीछे के राज आपको कोई नहीं बताएगा। कहानी शुरू होती है 22 जून 1974 को चेन्नई के एक साधारण घर में। पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक संघर्षरत निर्देशक थे और मां शोभा एक गायिका। उस वक्त घर की हालत ऐसी थी कि विजय के जन्म के समय अस्पताल के बिल और खाने तक के पैसे नहीं थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि विजय के पिता के वो शब्द हैं जो उन्होंने खुद बयां किए। विजय बचपन में एक तूफान की तरह थे, शरारती और चंचल, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए शांत और गंभीर बना दिया। उनकी 2 साल की छोटी बहन विद्या की मौत। कहा जाता है कि विद्या अपने साथ विजय की आवाज भी ले गई। आज भी विजय के प्रोडक्शन हाउस का नाम और उनकी गाड़ी का नंबर उस छोटी बहन की यादों से जुड़ा है। 18 साल की उम्र में जब विजय ने हीरो बनने की जिद की तो उनके पिता ने उन्हें साल 1992 में लॉन्च किया। फिल्म थी नालैया धीरपू। नतीजा, फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। आलोचकों ने लिखा कि इस चेहरे को देखने के लिए लोग पैसे क्यों दें। उनकी बॉडी शेमिंग हुई, उन्हें वर्थलेस कहा गया। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। 1993, 94, 95 एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती रहीं। इंडस्ट्री में कानाफूसी होने लगी कि ये लड़का सिर्फ अपने बाप के नाम पर टिका है। लेकिन फिर आया साल 1996 और फिल्म पूवे उनकागा। तमिलनाडु ने पहली बार विजय की सादगी में अपनी छवि देखी और यहां से जन्म हुआ उस इलैया थलपति का, जो आगे चलकर सिर्फ स्क्रीन का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का सेनापति बनने वाला था। साल 2009 में विजय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। उन्होंने अपने 85,000 फैन क्लब्स को एक छत के नीचे लाकर विजय मक्कल यक्कम बनाया। ये सिर्फ फैंस का जमावड़ा नहीं था, बल्कि एक अनुशासित सोशल आर्मी थी। जब बाढ़ आती, ये लड़के सड़कों पर होते। जब किसानों पर संकट आता, विजय खुद फंड जुटाते। पर्दे का हीरो अब असली जिंदगी में मसीहा बनने लगा था। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। अगर आप अभी तक इस सफर के गवाह बने हुए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां विजय ने सीधे सिस्टम से टकराने का फैसला किया। 2017 में फिल्म मर्सल के एक डायलॉग ने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हड़कंप मचा दिया। जीएसटी और स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए उस वार से केंद्र सरकार तिलमिला गई। बीजेपी के नेताओं ने विजय की धार्मिक पहचान को निशाना बनाया। उन्हें जोसेफ विजय कहकर पुकारा गया ताकि उनकी छवि बदली जा सके। लेकिन विजय ने चुप्पी को अपना हथियार बनाया। उन्होंने बस अपने लेटर हेड पर अपना नाम सी जोसेफ विजय लिखना शुरू कर दिया। ये एक मौन विद्रोह था। इसके बाद 2018 में सरकार फिल्म के दौरान
AIADMK ने उनके पोस्टर्स फाड़े, थिएटर्स पर हमले हुए, लेकिन जितनी बार सिस्टम ने उन्हें दबाना चाहा, विजय का कद उतना ही बढ़ता गया। फरवरी 2020 की वो दोपहर कोई नहीं भूल सकता, जब नेवली के फिल्म सेट पर इनकम टैक्स विभाग की गाड़ियां पहुंची। हजारों फैंस के सामने उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया। घंटों तक उनके घर की तलाशी ली गई। विरोधियों को लगा कि विजय अब डर जाएंगे, लेकिन अगले ही दिन विजय अपनी वैनिटी वैन की छत पर चढ़े और उमड़ी हुई भीड़ के साथ वो ऐतिहासिक सेल्फी ली। वो सेल्फी एक संदेश था कि डराने वाले हार सकते हैं, लेकिन जिसके साथ जनता है वो कभी नहीं झुकता। परेशानियां सिर्फ बाहर नहीं थीं, घर के अंदर भी एक युद्ध चल रहा था। 2021 में विजय ने अपने ही पिता के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। वजह थी पिता द्वारा विजय के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करना। विजय ने साबित किया कि वो किसी की विरासत के खैरात पर राजनीति नहीं करेंगे, भले ही सामने उनके अपने माता पिता क्यों ना हों। इसी दौरान उनकी 27 साल की शादी में भी दरार आने लगी। संगीता और विजय के बीच दूरियां बढ़ने लगीं, यहां तक कि 2026 के उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी उनका परिवार साथ नहीं था। एक तरफ सत्ता का शिखर था और दूसरी तरफ टूटते हुए रिश्तों का दर्द। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम का ऐलान किया और साथ ही एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि वो सिनेमा छोड़ रहे हैं। 100 करोड़ की सैलरी, बेपनाह शोहरत, सब कुछ उन्होंने तमिलनाडु के भविष्य के लिए दांव पर लगा दिया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। 27 सितंबर 2025 को करूर की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत ने विजय को अंदर तक तोड़ दिया। विरोधियों ने उन्हें अनुभवहीन कहा, मीडिया ने उन पर सवाल उठाए। उनकी आखिरी फिल्म जना नायगन को सेंसर बोर्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता को समझ आ गया था कि ये लड़ाइयां विजय के खिलाफ नहीं, बल्कि उस आवाज के खिलाफ हैं जो सिस्टम को बदलने निकली है। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ऐलान किया कि वो अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं, कोई बैसाखी नहीं। राजनीति के पंडितों ने इसे पागलपन कहा, लेकिन जब 4 मई 2026 को नतीजे आए तो 59 साल पुरानी द्रविड़ राजनीति की जड़ें हिल चुकी थीं। वो लड़का जो 18 साल की उम्र में फ्लॉप हुआ था, 52 साल की उम्र में तमिलनाडु की तकदीर लिखने के लिए तैयार था। विजय की ये जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, ये उस भरोसे की जीत है जो उन्होंने 33 साल तक जमीन पर रहकर कमाया था। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि जब भ्रष्टाचार और परिवारवाद सारी सीमाएं तोड़ दे तो जनता खुद अपना रास्ता बना लेती है। आज तमिलनाडु एक नए युग में है, जहां एक अभिनेता सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहा, बल्कि वादों को हकीकत में बदलने की शपथ ले चुका है। क्या विजय तमिलनाडु को वैसा बदल पाएंगे जैसा उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही गंभीर और गहरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक वोट और एक आवाज है। जय हिंद, जय भारत।